नेक्स्ट बच्चों एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? दोज स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। देखिए बच्चों, ये CH3, ये PH, OH, H। अब देखो इसका मिरर इमेज बनाया बच्चों मैंने, यहाँ मिरर लगाया। मिरर लगाया तो बच्चों कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा मुझे, OH, CH3, PH और H। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं है। दोस स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल। देखो बच्चों, इसको उठा के इस पे रखो, क्या सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा? सेम वही हाथ वाला कॉन्सेप्ट है कि जैसे इस हाथ के बीच में मिरर लगाएंगे तो ये बनेगा, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। तो एनेंशियोमर जो होते हैं वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पे RS करने में इंटरेस्टेड हूँ, RS नोमेनक्लेचर। बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी में दूंगा OH को, सेकंड प्रायोरिटी दूंगा मैं PH को, थर्ड प्रायोरिटी मिथाइल को। तो ये ऐसे जा रहा हूँ मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे R आना चाहिए, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आना चाहिए, तो मतलब ये R का S हो गया। अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। प्रायोरिटी दिया मैंने CIP रूल के अकॉर्डिंग, तो मैं S जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या? R। ये R आ गया और ये S आ गया। तो मतलब जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनका RS नोमेनक्लेचर चेंज होता है। अगर किसी का R है तो दूसरे का क्या होगा? S। ठीक है, अभी हम जब इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे ये बहुत काम आएगा। अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है एनेंशियोमर। फर्स्ट पॉइंट, एनेंशियोमर हमेशा कायरल होते हैं। एनेंशियोमर आर ऑलवेज कायरल। कायरल का मतलब क्या होता है बच्चों? वही प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन जनरली अल्टरनेट ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री को तो आप अवॉइड करो। बस प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लोगे तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। कायरल मॉलिक्यूल्स आर नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। जो भी कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये कि एनेंशियोमर आर ऑलवेज कायरल। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एनेंशियोमर हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? जो हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर, डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब एनेंशियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये सब एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों सेम है तो हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस करते हैं? जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंट होता है उन्हीं का कर सकते हैं। अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो दे कैन नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास, एनेंशियोमर डिफर टुवर्ड्स बिहेवियर ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एनेंशियोमर लाइट पे को रोटेट करने के बिहेवियर में डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये ऐसे, ये ऐसे, अगर S लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, S अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो R जो है वह एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। मतलब इनका PPL जो होता है, जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बच्चों, उस एक्सपेरिमेंट हमने बच्चों पोलरोमीटर एक्सपेरिमेंट ये पढ़ा था, ये वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें ये एक लाइट सोर्स था। इस लाइट सोर्स को हमने है ना निकोल प्रिज्म से पास किया था। निकोल प्रिज्म से पास करने पे ये PPL बनाया था हमने, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सैंपल ट्यूब में से पास किया था। अगर इस सैंपल ट्यूब में से पास करने पे जो एनालाइजर पे जो डेविएशन आता है उसे बोलते हैं लाइट का मूवमेंट, जो थीटा हमने पढ़ा था बच्चों। तो अगर एक एनेंशियोमर लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और कोई कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसको हम देखकर नहीं बता सकते बच्चों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने पे ही आता है कि ये कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। किसी को देखकर नहीं, जस्ट हम ये एज्यूम कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया क्लॉकवाइज घुमाता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। एक्सपेरिमेंटल ही डिटरमाइन होगा कि लाइट को किधर घुमाएगा। किसी कंपाउंड को देखकर हम नहीं बता सकते कि लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो केवल एनेंशियोमर का एक बिहेवियर डिफरेंट होता है टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इसीलिए हम अगर एनेंशियोमर का मिक्सचर है तो हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने की टेक्निक को हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर क्या होते हैं बच्चों? दोस स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल आर कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। कैसे देखते हैं बच्चों इसके एग्जाम्पल्स हैं।
ये CH3, ये मैंने ऐसा बनाया बच्चों, ठीक है। देखिए इन दोनों के बीच में मिरर लगाओ बच्चों, मिरर लगाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और इसको इस पे उठा के रखो तो ये इस पर सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा है, तो मतलब ये मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है, और एक दूसरे पे क्या नहीं हो रहे हैं, सुपर इम्पोजिबल भी नहीं हो रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम डायस्टीरियोमर्स। ठीक है। अब बच्चों मैं इसको RS करके भी आपको समझा रहा हूं। देखिए इधर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको R जा रहा हूं, लेकिन आएगा क्या बेटा S। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे जा रहा हूं, S जा रहा हूं, लेकिन आएगा क्या R। ठीक है। अब यहां पे देखिए इस वाले का भी RS करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, तो क्लॉकवाइज जा रहा हूं, R की जगह आएगा S, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, R जा रहा हूं S। तो देखिए बच्चों यहां पे इस वाले कायरल कार्बन और इस वाले कायरल कार्बन पर, ये जो दो कायरल कार्बन एटम है बच्चों, इन कायरल कार्बन एटम पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा है, इन कायरल कार्बन एटम पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा है, पहले भी कॉन्फ़िगरेशन S था, बाद में भी कॉन्फ़िगरेशन से, यहां चेंज हो गया है, यहां पहले R था, यहां S था। तो हमारे पास कितने ही कायरल कार्बन एटम हो, अगर एक जगह कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है और बाकी जगह सेम रहता है, तो वह हमेशा डायस्टीरियोमर हमें मिलेंगे। जैसे यहां पर और यहां कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, मतलब मेरे पास दो कायरल कार्बन है, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो मुझे जो मिलेंगे वो ये जो रिलेशन आएगा बच्चों, इस रिलेशन को बोलेंगे हम इसे डायस्टीरियोमर। ठीक है। अब डायस्टीरियोमर बच्चों दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर और ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर। ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर बच्चों हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या, सिस ट्रांस, सिन जेड, सिन एंटी, ई जेड, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और हमने वहाँ एक पॉइंट भी लिखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर भी बोलते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम जो होता है डायस्टीरियोमर। दूसरा आएगा ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर। तो ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर, ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर, मेन डिफरेंस क्या है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर, इसमें तो डबल बॉन्ड क्या करो GI शो करता है, ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर में कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर में कायरल कार्बन एटम होने चाहिए, वो भी दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा होंगे तभी वह होगा, जैसे इसमें दो कायरल कार्बन है, इसमें भी दो कायरल कार्बन है, तभी डायस्टीरियोमर बनेंगे, अदरवाइज दो से कम होंगे तो डायस्टीरियोमर नहीं बनेंगे। होता है प्रॉपर्टी ऑफ डायस्टीरियोमर। एनेंशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम थी, लेकिन डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट होती है, सो दे कैन सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो डायस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट 50 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 70 है, तो हम उन्हें बॉइल करेंगे तो पहले 50 वाला जो है ऑपरेट हो जाएगा, कंडेंस करके हम उसे सेपरेट। डायस्टीरियोमर आर मे और मे नॉट बी ऑप्टिकल एक्टिव, मतलब डायस्टीरियोमर ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों इस एग्जांपल में देखते हैं, देखो इस एग्जांपल में क्या जा रही है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो डायस्टीरियोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन बच्चों एनेंशियोमर हमेशा क्या होंगे, एनेंशियोमर हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, एनेंशियोमर आर ऑलवेज कायरल, लेकिन डायस्टीरियोमर में और मे नॉट, ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी, जैसे ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्विचिंग कॉन्सेप्ट। स्विचिंग कॉन्सेप्ट, इफ मॉलिक्यूल कंटेन स्मॉल एन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, अगर मॉलिक्यूल के पास स्मॉल एन नंबर कायरल सेंटर हैं और एक स्विच कर रहे हैं, वन स्विच आर डन फ्रॉम 1 to n-1 कायरल कार्बन एटम, देन रिजल्टिंग विल बी डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। अब इसे समझते हैं बच्चों ध्यान से। जैसे बच्चों मान लीजिए मेरे पास 100 कायरल सेंटर हैं, मेरे पास कितने कायरल सेंटर हैं 100। अब 100 कायरल सेंटर हैं तो 1 से लेके n-1 तक, 1 से लेके मतलब 1 से लेके 99 तक, अगर मैंने एक स्विच कर दिया तो बताओ कितने में स्विच नहीं किया, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 से लेके 99 तक मैंने 1 स्विच कर दिया, तो बताओ कितने में नहीं किया, 1 में नहीं किया। अगर किसी एक कायरल कार्बन एटम को भी आपने बचा लिया, उसका कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा का वैसा रहने दिया, तो रिजल्टिंग हमेशा डायस्टीरियोमर बनेंगे।
वह हमेशा डायस्टीरियोमर बनेंगे। एक बार दोबारा से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मेरे पास 100 कायरल सेंटर हैं, मैंने 99 कायरल सेंटर में एक एक स्विच कर दिया, एक एक स्विच कर दिया बच्चों। बताओ कितने में नहीं किया? एक में नहीं किया, क्या मिलेगा? डायस्टीरियोमर। मेरे पास 100 कायरल सेंटर हैं, मैंने 90 कायरल सेंटर में स्विच कर दिया, बताओ कितने में नहीं किया? 10 में नहीं किया, क्या मिलेगा? डायस्टीरियोमर। मेरे पास 100 कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर में स्विच कर दिया, बताओ कितने में नहीं किया? 99 में नहीं किया। 99 में नहीं किया, इसका मतलब क्या मिलेगा? डायस्टीरियोमर्स। जितने कायरल कार्बन एटम हैं उसमें से अगर आपने एक सिंगल कायरल कार्बन एटम को भी बचा लिया, 1 से लेके n-1 तक किसी को भी बचा लिया, तो उसमें स्विच नहीं किया, तो वह हमेशा बच्चों डायस्टीरियोमर बनेगा। क्या बनेगा? डायस्टीरियोमर। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना। इफ मॉलिक्यूल कंटेन स्मॉल एन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, अगर मॉलिक्यूल में स्मॉल एन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं और 1 स्विच आर डन फ्रॉम ईच कायरल कार्बन एटम, हर कायरल कार्बन में 1 स्विच आर डन फ्रॉम ईच कायरल कार्बन एटम, हर कायरल कार्बन में एक स्विच कर दिया, एक स्विच कर दिया, तो रिजल्टिंग क्या मिलेगा? हमेशा रिजल्टिंग हमेशा मिलेगा एनेंशियोमर। मतलब बच्चों अगर मेरे पास 100 कायरल सेंटर हैं और 100 कायरल सेंटर में 100 के 100 में ही मैंने एक स्विच कर दिया, तो मुझे जो मिलेगा वह मिलेगा एनेंशियोमर। और अगर किसी एक भी कायरल सेंटर को बचा लिया तो जो मुझे मिलेगा वह मिलेगा डायस्टीरियोमर। अब बच्चों इससे रिलेटेड में एग्जाम्पल करते हैं अपन। एग्जाम्पल देखिए, देखना बेटा, इस एग्जाम्पल को करने के 2 मेथड बताऊंगा बच्चों। यहां से यहां गए, इधर देखना, यहां से यहां गए, कितना स्विच किया? 0। यहां से यहां गए, कितना स्विच किया? 0। जैसा कॉन्फ़िगरेशन पहले था वैसा का वैसा कॉन्फ़िगरेशन बाद में रहा। और यहां से यहां गया तो बोलो कितना स्विच हुआ? 1। Cl में इधर चेंज कर दिया मैंने, तो इसका मतलब मेरे पास कितने कायरल कार्बन है बच्चों? 2 कायरल कार्बन है। 2 कायरल कार्बन में से एक कायरल कार्बन में कोई स्विच नहीं हो रहा, एक में स्विच हो रहा है, तो बोलो क्या मिलेगा? डायस्टीरियोमर। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहां से यहां गया, यहां से यहां जाने में बच्चों क्या किया है मैंने? पीएच और ओएच में एक इंटरचेंज किया है, तो यहां से यहां जाने में कितना स्विच हुआ? 1। और यहां से यहां जाने में मिथाइल और सीएल में एक इंटरचेंज हुआ है, यहां 1। कितने कायरल कार्बन है? 2। दोनों में कितना कितना स्विच? 1। मतलब जितने कायरल कार्बन एटम है उन सभी में एक एक स्विच हो रहा है, तो बोलो क्या मिलेगा? एनेंशियोमर। अगर किसी एक को भी बचा लिया तो डायस्टीरियोमर। एक मेथड तो ये था बच्चों करने का। एक और मेथड मैं बता रहा हूं आपको, आरएस वाला मेथड। जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड को आप अप्लाई कर लेना। देखो मैं बच्चों इसका आरएस करने में इंटरेस्टेड हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा बच्चों बीआर को, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। कैसे जा रहा हूँ? आर जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या? एस, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको बच्चों, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। ऐसे जा रहा हूँ, आर जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या? एस, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। दोनों एस आ गए। यहाँ पे कॉन्फिगरेशन सेम है बच्चों, तो यहाँ भी एस आ गया। यहाँ कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया, तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी सीएल को, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को, थर्ड प्रायोरिटी इसको। कैसे जा रहा हूँ मैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो एस आना चाहिए, तो आर। देखिए इधर, तो बच्चों देखो एस एस सेम रह गया, मतलब एक जगह सेम रह गया। एस का क्या हो गया? आर। तो मतलब एक जगह सेम रह गया, एक जगह चेंज हो गया, तो उसे बोलेंगे हम क्या? डायस्टीरियोमर। ठीक है, अब यहां आरएस करना चाहता हूं मैं। फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा बच्चों ओएच को, सेकंड प्रायोरिटी नीचे वाले को, थर्ड प्रायोरिटी पीएच को। कैसे जा रहा हूँ? क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। आर की जगह ऐसा आएगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी सीएल को, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को, थर्ड प्रायोरिटी मिथाइल को। तो बच्चों कैसे जा रहा हूँ मैं? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज एस की जगह आर। अब इसका कर लो, फर्स्ट प्रायोरिटी ओएच को, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। तो ऐसे जा रहा हूँ बच्चों, इसमें एस जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या? आर। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी सीएल को, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को, थर्ड प्रायोरिटी इसको। तो ऐसे जा रहा हूं मैं, इसमें क्लॉकवाइज जाऊं, आर की जगह क्या आएगा? एस। तो देखिए बच्चों, अगर एनेंशियोमर है तो एस का क्या हो जाएगा? आर, और आर का क्या हो जाएगा? एस। अगर एनेंशियोमर है तो एस का हो जाएगा आर, और आर का हो जाएगा क्या? एस।
तो ये ध्यान रखना, आप चाहो तो स्विचिंग कंसेप्ट लगा के कर सकते हो और आप चाहो तो आरएस करके कर सकते हो, बट आई प्रीफर कि अगर किसी में दिक्कत आए, किसी में कन्वीनियंस नहीं है, तो आप आरएस करके चेक कर लें। इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा बच्चों। जो स्विचिंग कॉन्सेप्ट से अप्लाई होता है, सिंपली स्विचिंग कॉन्सेप्ट से हो जाता है, उसको स्विचिंग कॉन्सेप्ट से कर लें। जो स्विचिंग कॉन्सेप्ट से नहीं होता है, किसी दूसरे तरीके से होगा, आपको लगता है कि भाई स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगाने में मुझे गलत आ सकता है, तो आप उसका आरएस कर लें। आरएस से 101% उसका सही आंसर आएगा। जो सिंपल सिंपल दिख रहे हैं स्विचिंग कॉन्सेप्ट वाले, वह स्विचिंग कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। बच्चों थर्ड एग्जाम्पल करते हैं हम, ठीक है। यहां से यहां पे गए बच्चों, तो कितना स्विच किया, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। बेटा NS2 को मैं ऊपर ले जाना है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। NS2 को ऊपर ले जाना है, तो NS2 को ऊपर ले गया, पीएच यहां आ गया, एक पीएच उधर चला गया, एच इधर चला गया, तो यहां से यहां 2 स्विच किए मैंने। कितने स्विच किए? 2। अब 2 स्विच करने से मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। आप किसी भी लाइट के बटन को 2 बार दबाइए बच्चों, जैसा पहले है वैसा का वैसा रहेगा। और यहां से यहां पर बेटा 1 स्विच किया है, तो एक जगह 2 स्विच, 2 स्विच का मतलब कोई स्विच नहीं किया और एक जगह 1 स्विच हो रहा है, तो बोलो क्या मिलेगा? डैश स्टीरियोमर। ठीक है, दोबारा से देखें एक बार बच्चों। यहां से यहां गए तो कितने स्विच करने पड़े हमें? 2 स्विच करने पड़े। 2 स्विच करने का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। और यहां से यहां गए, 1 स्विच किया, 2 स्विच बोलो या 0 स्विच बोलो, एक ही बात है, क्योंकि 2 स्विच करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो 0 स्विच या 2 स्विच, यहां 1 स्विच, तो डायस्टीरियोमर, एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक में चेंज, डायस्टीरियोमर। अब बच्चों देखो, यहां से यहां गया, कितना स्विच किया बेटा? 1। यहां से यहां गया, कितना? 0। तो बच्चों एक जगह 1 स्विच और एक जगह 0, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक जगह चेंज है, डायस्टीरियोमर आंसर। दोबारा देखें, यहां से यहां गए, कितना स्विच किया मैंने? 1। यहां से यहां गए बच्चों, कितना स्विच किया? 0। तो एक जगह 0 स्विच, एक जगह 1 स्विच, तो आगे कितने ही कायरल कार्बन एटम हो, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आंसर डायस्टीरियोमर आएगा। वैसे यहां से भी कर लेते हैं अपन, 1 स्विच, यहां भी कितना स्विच? 1 स्विच, तो आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था, लेकिन हमने क्या है कि डायस्टीरियोमर। ठीक, अब इसके बाद अपन 5th नंबर एग्जाम्पल आते हैं बच्चों। ये सभी एग्जाम्पल आप वीडियो पोस्ट करके करें। जैसे ये यहां से यहां गया बेटा में, तो देखो पीएच की जगह पर पीएच है, केवल मैंने इन दोनों में इंटरचेंज किया, तो 1 स्विच किया है बच्चों। अब यहां से यहां गया बच्चों, तो सीओईटी की एससीएल इधर आ गया, इधर आ गया। 2 कायरल कार्बन है, दोनों कायरल कार्बन में 1-1 स्विच हो रहा है, तो मिलेगा बच्चों एनेंशियोमर। ठीक है, 6 नंबर एग्जाम्पल देख लो। 6 नंबर एग्जाम्पल में COOH ये ऐसा है बच्चों। अब बच्चों इसमें डायरेक्ट स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगाने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है डायरेक्ट स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगाने में? क्योंकि यहाँ ऊपर तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ एस्टर है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी एक को 180 घुमाना पड़ेगा। और मैंने आपको फिशर प्रोजेक्शन को 180 घुमाना सिखाया था बच्चों। तो बच्चों मैं इसको 180 घुमा लेता हूं, इसको 180 मैंने सिखाया था। फिशर प्रोजेक्शन को 180 कैसे घुमाते हैं? फिशर प्रोजेक्शन को 180 हॉरिजॉन्टल लाइन को इसकी वर्टिकल लाइन को पकड़ के घुमाते हैं। तो आपने इस वर्टिकल लाइन को पकड़ के घुमाया, तो यहां देखिए ऊपर तो आ गया एस्टर, नीचे आ गया COOH। तो जो OH है वो इधर, जो OH है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, OH और OH। यहां से यहां देखिए, आप स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगाए, यहां से यहां कितना स्विच? 0। और यहां से यहां 1 स्विच, यहां से यहां जा रहे हैं तो 0 स्विच, और यहां से यहां जा रहे हैं तो 1 स्विच। मतलब एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो इसका मतलब क्या मिलेंगे बच्चों? डायस्टीरियोमर। एक बार दोबारा से समझेंगे इस एग्जाम्पल को बच्चों। यहाँ COOH ऊपर है, यहाँ एस्टर ऊपर है, तो हम कंपैरिजन डायरेक्ट स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगा के नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस मॉलिक्यूल को 180 घुमाना पड़ेगा। 180 कैसे घुमाएंगे? फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइन को पकड़ के 180 घुमाएंगे। पिछली क्लास में सिखाया था मैंने बच्चों। तो ये CO एस्टर ऊपर चला गया, इधर आ गया, दोनों इसी तरह आ गए। अब स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगा तो यहाँ से यहाँ गए, कोई स्विचिंग नहीं, 0।
यहाँ से यहाँ गए, वन स्विच, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक जगह चेंज, क्या मिलेगा? डायस्टीरियोमर। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों 7 नंबर एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप प्रोजेक्शन पहचानो, बताओ कौन सा प्रोजेक्शन है ये? वेस्टेज प्रोजेक्शन। अब वेस्टेज प्रोजेक्शन में बच्चों क्या करना है, हमें सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, स्विचिंग कॉन्सेप्ट। बच्चों ये यहाँ से यहाँ गया, बोलो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या किया मैंने? एक स्विच करा रखा है मैंने NS2 में, ये NS2 रेच में एक स्विच करा रखा है, एक स्विच। और यहाँ से यहाँ गए बच्चों, इधर से इधर गया तो भी कितना स्विच? एक स्विच। H और Br में तो 2 कायरल कार्बन है, दोनों में एक एक स्विच। बोलो क्या मिलेगा? एनेंशियोमर। क्या मिलेगा बच्चों? एनेंशियोमर। अब देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ पे ये NS2 डार्क लाइन पर है, यहाँ NS2 यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, कितना स्विच किया? एक। लेकिन यहाँ से यहाँ गया 0 स्विच, मतलब एक जगह स्विच हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर बच्चों एक बार सब दोबारा समझें। यहाँ से यहाँ गया बच्चा एक स्विच, यहाँ से यहाँ गया कोई भी स्विच नहीं, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। अगर एक भी जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम रह जाता है बच्चों तो क्या आंसर आता है? डायस्टीरियोमर। अब 9 नंबर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बच्चों। बच्चा जो है जल्दी से स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगाता है लेकिन वो देखता नहीं है क्या है। यहाँ बच्चों फ्लोरीन के साथ क्लोरीन है, या फ्लोरीन के साथ कौन है? ब्रोमीन है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टीरियो आइसोमर्स की, दोस कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, लेकिन यह स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम नहीं है। फ्लोरीन के साथ यहाँ क्लोरीन था, फ्लोरीन के साथ यहाँ ब्रोमीन आ गया, तो इसका मतलब आप स्विचिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है बच्चों। बेटा हुआ क्या है, यहाँ का ब्रोमीन उठ के यहाँ चला गया, यहाँ का क्लोरीन उठ के यहाँ आ गया, तो मतलब स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है बच्चों, स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। तो स्ट्रक्चर में चेंज होने से कौन सा आइसोमर बनते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमर। और स्ट्रक्चर आइसोमर्स में भी पोजीशन चेंज हो गई है, तो हम बोलेंगे इसको स्ट्रक्चर आइसोमर्स। इसका आंसर आएगा बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चर आइसोमर्स में भी अगर आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। इसका आंसर आ जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। इसके बाद बच्चों 10 नंबर एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले 10 नंबर का प्रोजेक्शन पहचानें, कौन सा प्रोजेक्शन है? ये न्यूमेन प्रोजेक्शन से सेम कॉन्सेप्ट। न्यूमेन प्रोजेक्शन में ये वाला जो कार्बन होता है ये होता है आगे वाला कार्बन। बच्चों ये वाला जो कार्बन है ये है आगे वाला कार्बन। आगे वाले कार्बन CH3HOH, मतलब आगे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ है। ये पीछे वाला कार्बन है ClOH और OH, तो Cl की जगह CH है, H और OH में एक चेंज हुआ है बच्चों। यहाँ से यहाँ गए 0 स्विच, पीछे वाले कार्बन में एक स्विच, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो बोलो बच्चों क्या मिलेगा? डायस्टीरियोमर। प्रोजेक्शन कोई सा भी हो बच्चों, कॉन्सेप्ट वही लगाना है आपको, स्विचिंग कॉन्सेप्ट। ये आगे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वह आगे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, पीछे वाले में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, तो एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन चेंज, इसका मतलब है वो क्या मिलेगा? डायस्टीरियोमर। हाँ बच्चों इन 11 नंबर एग्जाम्पल को अपन सोल्व करते हैं, थोड़ा सा बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये जो प्रोजेक्शन है ये साहोर्स प्रोजेक्शन है बच्चों। कौन सा प्रोजेक्शन है? साहोर्स। साहोर्स में बच्चों अगर अपन देखो यहाँ और यहाँ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अलग अलग है, यहाँ मिथाइल HOH है, यहाँ HOHCl है। ये HOHCl यहाँ ऊपर की तरफ है, मतलब हमें अगर यहाँ दोनों जगह एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर सेम होते बच्चों तो मैं डायरेक्ट स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगा के कर लेता। अब सेम नहीं है तो कैसे करेंगे बच्चों, देखेंगे इसको। इसका बच्चों मैं फिशर बना लूँ ताकि आपको एक फिशर बनाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि फिशर कैसे बनाते हैं बच्चों। फिशर बनाने से गलती नहीं होती है बच्चों। इस मिथाइल को ऊपर ले गया, OH इधर आ गया, H इधर आ गया, 180 घुमा दो बच्चों। इस मिथाइल को ऊपर ले गया तो बस ये मिथाइल ऊपर चला गया, ये H इधर आ गया और ये OH इधर आ गया, बस इतना सा करना था हमें। इसके बाद बन गया। बोलो मिथाइल के पीछे कौन है राजा बेटा? Cl। मिथाइल के पीछे Cl, H के पीछे कौन है? H, और OH के पीछे कौन है? OH। ये फिशर बन गया। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का भी फिशर बना लेते हैं बच्चों। ये Cl ऊपर,
ये Cl ऊपर, OH इधर और H इधर। बस Cl के पीछे किसको रख दो? मिथाइल को। इधर देखिए तब ध्यान से, Cl के पीछे किसको रख देंगे? मिथाइल को। और OH के पीछे, OH के पीछे आप रख दोगे बेटा, OH के पीछे रख दोगे आप H को, OH के पीछे H को, ठीक है। और H के पीछे आप किसको रख देंगे? OH को। ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब अगेन इस फिशर प्रोजेक्शन को 180 घुमाना आपको आता है। सिंस मैंने आपको मैंने आपको साहोर्स प्रोजेक्शन को 180 घुमाना नहीं सिखाया, मैंने फिशर को सिखाया है, तो आपने फिशर में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों इसको 180 घुमा दें। फिशर प्रोजेक्शन को 180 कैसे घुमाते हैं? वर्टिकल लाइन को पकड़ के, मिथाइल Cl। बेटा जो OH इधर दिख रहा है वो उधर चला जाएगा, OH H। अब यहां से यहां स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगा लें बेटा। यहां से कितना स्विच? एक स्विच। और यहां से यहां पर कितना स्विच? 0 स्विच। यहां पे एक स्विच, यहां पे 0 स्विच। बोलो क्या मिलेगा? डायस्टीरियोमर्स। तो ये आंसर आएगा बच्चों डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। ये बच्चों जेई में पूछा जा चुका है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से देख लें। इस पूरे क्वेश्चन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी ध्यान से देखेंगे। भाई बच्चों पहले यहां और यहां एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम होते हैं तो मैं डायरेक्ट ही स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगा के आंसर कर देता, लेकिन बच्चों यहां ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, तो क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको साहोर्स को 180 घुमाना सिखाया नहीं है, तो हम इसे फिशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिशन में कन्वर्ट करने पे गलती नहीं होती है, बस जरा सा इस मिथाइल को ऊपर ले गया, ये OH इधर आ गया, H इधर आ गया, मिथाइल ऊपर, OH इधर। अब देखिए मिथाइल के पीछे कौन दिखेगा? Cl। मिथाइल के पीछे कौन दिखेगा? Cl। H के पीछे कौन दिखेगा? H। OH के पीछे कौन दिखेगा? OH। ऐसा बना लिया। सेम Cl को ऊपर, OH इधर, H इधर, Cl ऊपर, OH इधर, H इधर, Cl के पीछे मिथाइल, OH के पीछे H, OH के पीछे, इसको 180 डिग्री घुमा दिया, स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ताकि आपकी दो प्रैक्टिस हो गई कि एक तो आपको इंटर कन्वर्जन भी आ गया। मैंने कहा था इंटर कन्वर्जन में जब एनेंशियोमर डायस्ट्रोमर की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वहां भी कराऊंगा। देखिए बच्चों, अब ये सवाल दो अलग अलग प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्शन कौन सा है बच्चों? साहोर्स। ये प्रोजेक्शन कौन सा है? न्यूमैन। तो इनमें कंपैरिजन करना है, तो क्या करूं मैं? न्यूमैन से इसको भी न्यूमैन बना लूं या दोनों को फिशर बना लूं? न्यूमैन बना लेते हैं इसका। न्यूमैन में एक सर्किल होता है बच्चों, इस मिथाइल को ऊपर ले गया, OH इधर आ गया, H इधर आ गया, बस मिथाइल को ऊपर ले गया, OH इस तरफ आ गया, OH इस तरफ आ गया, H इस तरफ आ गया, ठीक। बस मिथाइल के पीछे कौन दिख रहा है बच्चों? Cl। मिथाइल के सामने पीछे Cl दिख रहा है, तो ऐसे कर दो। H के पीछे कौन दिख रहा है? H के पीछे H, OH के पीछे OH, बस। अब ये दोनों न्यूमेन्स हो गए, तो दोनों न्यूमेन में स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगा दो बेटा। यहां से यहाँ कितना स्विच? एक स्विच। पीछे वाले में भी कितना स्विच? पीछे वाले में भी एक स्विच। तो दोनों में एक एक स्विच हो रहा है, तो बोलो क्या मिलेगा? एनेंशियोमर। दोनों में क्या मिलेगा? एनेंशियोमर। आप चाहते बेटा तो इन दोनों का फिशर बना के भी कर सकते थे, जैसे मैंने आपको फिशर बनाना सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों 13 एग्जाम्पल, ठीक है। 13 एग्जाम्पल को सबसे पहले बच्चों एग्जाम्पल करने से पहले आप उन एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। जैसे यहां से यहां जा रहे हैं भाई, यहां से यहां जा रहे हैं तो एक स्विच, और यहां से यहां जा रहे हैं एक स्विच। लेकिन बच्चों यहां क्या है? मिथाइल, और यहां क्या है? इथाइल। मैंने आपको स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन बताई थी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया बच्चों। यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, दोनों में एक कार्बन एटम का डिफरेंस है। एक कार्बन एटम का डिफरेंस है तो इन्हें बोलते हैं बच्चों होमोलॉग्स। जो होमोलॉग सीरीज होती है उसमें एक CS2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो कई बार बच्चे जल्दी में स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ आंसर एनेंशियोमर कर देते हैं और फिर उनका गलत हो जाता है, माइनस में नंबर, माइनस में आते हैं नंबर जो आ रहे हैं, उसमें से भी एक नंबर माइनस में हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले कंपाउंड को पूरी तरह से देखना है कि कंपाउंड के स्ट्रक्चर में तो चेंज नहीं है ना।
बच्चों यहाँ देखिए, ये यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसका DU1 है, इसका भी DU1 है, इसमें CH2OH है, CHOH है, CHOH। तो इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में कौन से आइसोमर होते हैं बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन आपस में होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। यहाँ कोई भी वह नहीं रहेगा, स्टीरियो आइसोमर नहीं है, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई है बच्चों, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गई है। इसलिए जो ये हैं स्ट्रक्चर आइसोमर हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर जो आएंगे वो आएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 15 नंबर वाला, ये 15 नंबर वाला एग्जाम्पल। अब 15 नंबर में देखो थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, उसने थोड़ा आपको लिखने का, इधर ऐसे लिखा हुआ है, इधर ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और आपको गलती नहीं करनी हो, तो इसमें आप ऐसे डायरेक्ट स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बच्चों आपके गलत हो सकता है। इसमें आप RS कर लें। क्या कर लें? RS। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, लेकिन पहले RS कर लेते हैं बच्चों। देखिए RS करने में मैं इंटरेस्ट हूँ, इसका RS करने में इंटरेस्ट हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी OH को जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इधर जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इधर जा रही, क्लॉकवाइज दिशा में जा रहा हूँ तो R आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में R। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, कैसे जा रहा हूँ? S जा रहा हूँ, लेकिन एक स्विच करना पड़ेगा क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है। S जा रहा हूँ तो ये दोनों आ गए R R। अगेन देखो बच्चों, यहाँ पे प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ तो आएगा S। इसमें देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, क्लॉकवाइज की जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर तो S। तो बच्चों ये दोनों RR और ये दोनों SS, तो क्या आ गया? एनेंशियोमर। तो इसका आंसर क्या आ गया? एनेंशियोमर। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान से बच्चों विजुअलाइज करेंगे तो देखिए, अगर मैं बच्चों इस मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ नीचे रख दूं, थोड़ा ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल को उठा के मैं यहाँ रख दूं और मिरर लगा दूं, तो देखो इसका मिरर इमेज बन जाएगा। जो डैश पर है वो डैश पर दिखेगा, जो डार्क पर है वो डार्क पर दिखेगा OH। लेकिन अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप बच्चों RS कर लें। RS से हमेशा आपका आंसर सही आएगा, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Again, this question is again very important, one of the very good question and important questions. अब इसमें अब देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन के इसमें तीनों तरफ नीचे लगे हुए हैं, इसमें ऑक्सीजन में तीनों तरफ ऊपर लगे हुए हैं। तो अब ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास बेस्ट मेथड क्या है बच्चों? RS नोमेनक्लेचर कर लें। जैसे इसमें भी OH, इसमें 50 नंबर एग्जाम्पल में दोनों नीचे थे, उसमें ऊपर थे, तो हमने RS से किया। तो RS करना स्टार्ट करता हूँ मैं, इसका RS करना स्टार्ट करता हूं। तो बेटा सबसे पहले इसका RS करता हूं मैं, इसका आयरन का। इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद यहाँ कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी। ठीक है, इधर कार्बन है, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। तो बेटा मैं ऐसे जा रहा हूँ, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मेरा डैश लाइन पर है, तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा गया। ठीक है, अब मैं इसका भी कर लेता हूँ बेटा। फर्स्ट प्रायोरिटी OH को, सेकंड प्रायोरिटी इधर, थर्ड प्रायोरिटी इधर। मैं किधर जा रहा हूँ? इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो R आएगा। अब इसका कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट प्रायोरिटी OH को, और दोनों R और S, इधर ध्यान से देखना, ये दोनों सेम आ गए, यहाँ तो सेम आ गया लेकिन यहाँ डिफरेंस आ गया, इधर कार्बन इधर कार्बन। तो सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, तो सेकंड प्रायोरिटी जाएगी, तो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ बच्चों में, एक स्विच करना पड़ेगा, तो R की जगह क्या आएगा? S। तो इसका नोमेनक्लेचर आ गया SSR। अब मैं इसका RS करने में इंटरेस्टेड हूं बच्चों। तो देखिए इस वाले में फर्स्ट प्रायोरिटी इस OH को, इस वाले ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कैसे जा रहा हूँ? ऐसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो क्या आएगा? R। अब मैं इसका करना चाहता हूँ बेटा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, OH को, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। तो मैं S जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या? R आएगा बेटा। अब देखिए कंपेयर कर लीजिए, यहाँ R का क्या आ गया? S, यहाँ R का क्या रहा? R का R ही रहा। इसका मतलब है यहाँ कॉन्फ़िगरेशन सेम है और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, एक जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक जगह चेंज। तो आएगा क्या? डायस्टीरियोमर। बीच वाले इसके RS करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपने देख लिया कि यहाँ S का S आ गया, यहाँ R का R आ गया, R का R आ गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, इसलिए क्या मिलेगा आपको? डायस्टीरियोमर। अब बच्चों मैंने आपको
जो है सभी प्रोजेक्शन के जो है रिलेशन आपको करा दिए गए हैं। अब आप स्टूडेंट से है कि भाई स्टूडेंट जो है इन सभी प्रोजेक्शन को, इन सभी क्वेश्चंस को बिना देखे 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा तो उसका परफेक्शन आ जाएगा बच्चों इसमें। और ये आगे आपके रिएक्शन वगैरह में भी काम आएगा कि भाई रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनते हैं तो उन प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये एग्जांपल करा दिए गए, आप शीट करेंगे, डीपीपी करेंगे तो और आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, मीजो कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच आर ऑप्टिकल इनएक्टिव इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हुए भी वो क्या है, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, तो उन्हें बोलते हैं मीजो कंपाउंड। अब मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होते हैं? मीजो कंपाउंड और ऑप्टिकल बिकॉज ऑफ आइदर प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैंने पहले भी कहा था कि जिसमें प्लेन और सेंटर प्रेजेंट होंगे वह ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और जिसमें प्लेन और सेंटर एब्सेंट होंगे वह ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जैसे देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये OH बताओ इसमें क्या जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका नाम होता है बच्चों मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो टार्ट्रिक एसिड। बेटा जो भी कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है उन सबका अल्फा क्या होगा, 0 होता है। जो भी कंपाउंड मीजो हैं उनका अल्फा क्या होगा, 0। अब मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है बच्चों, इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम RS करने में इंटरेस्टेड है इसका। फर्स्ट प्रायोरिटी OH को, सेकंड प्रायोरिटी COOH को, थर्ड प्रायोरिटी इसको। कैसे जा रहा हूँ बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल तो R। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी R जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या, S। अब देखिए मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों है। अगर मान लीजिए ये जो R लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो S किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। और दोनों कायरल कार्बन से अटैच एटम और ग्रुप ऑफ एटम बच्चों सेम हैं। दोनों से अटैच एटम और ग्रुप ऑफ एटम सेम है तो इनका लाइट के घुमाने का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसलिए ये कोई किसी लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं और इनका अल्फा क्या आता है, 0। इनका अल्फा आता है 0। तो ये फिनोमिना एक ही मॉलिक्यूल में होता है बच्चों। तो एक ही मॉलिक्यूल में जो फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो देखिए इन मीजो कंपाउंड वन पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल का एक पार्ट कैंसलाइज इफेक्ट ऑफ अनदर पार्ट, RS के इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। इसीलिए इसे बोलेंगे इट इज नोन एज इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलेंगे इसे, इंटरनल कंपनसेशन। इसी में आगे चलते हैं बच्चों, नोट करके लिखते हैं कि भाई मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड, mirror image of meso compound will be identical in nature। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा ये। इसी रिजल्ट के बिहाफ पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने ये वाला लिखा आपके, मैंने कहा भाई क्या रिलेशन क्या है, इनमें रिलेशन निकालना है इसमें। अब देखिए बच्चों ध्यान रखना, रिलेशन निकालेंगे तो बच्चों इसमें क्या जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। इसमें भी क्या जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ से यहाँ स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगाता है तो एक स्विच, और यहाँ से यहाँ स्विचिंग कॉन्सेप्ट लगाता है तो एक स्विच, तो एक स्विच होने से बच्चा एनेंशियोमर आंसर कर सकता है। लेकिन बच्चों एनेंशियोमर आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने एनेंशियोमर में एक आपको पॉइंट लिखाया था कि एनेंशियोमर आर ऑलवेज कायरल होते हैं। एनेंशियोमर हमेशा क्या होते हैं, कायरल। भले ही आप अपने नोट्स में देखो एनेंशियोमर हमेशा कायरल होते हैं। कायरल का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन आएगा बच्चों आइडेंटिकल। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों कंपाउंड का अल्फा क्या है, यहाँ 0 है। दोनों कंपाउंड का अल्फा क्या है, 0। इसलिए यहाँ रिलेशन जो आएगा वह आएगा बच्चों आइडेंटिकल। यहाँ एनेंशियोमर आंसर मत करना, क्योंकि एनेंशियोमर हमेशा कायरल होते हैं। मीजो कंपाउंड जो है वह एकायरल होते हैं, इसलिए यहाँ एनेंशियोमर आंसर नहीं आके आइडेंटिकल आंसर आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर मीजो कंपाउंड। देखिए इसमें से हमें 5 कंपाउंड दे रखे हैं बच्चों, इसमें से मीजो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। देखो मीजो कंपाउंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बच्चों आपको एक ट्रिक बताता हूँ,
ठीक है। जैसे आप लोग डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वैसे प्लेन या सेंटर, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, कौन सा कार्बन होना चाहिए बच्चों, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन है तो ये है मीजो। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन मीजो नहीं है, क्योंकि बच्चों फर्स्ट वाले में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट वाला नॉट मीजो। सेकंड वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है बच्चों, सेकंड वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे काट सकता हूं मैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 कायरल कार्बन भी हैं, तो सेकंड वाला होगा मीजो। तो ध्यान रखो, मीजो के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन या तो प्लेन प्रेजेंट होना चाहिए या सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। सी वाले में बच्चों 2 कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, तो सी वाला भी हो गया मीजो। अब देखिए बच्चों डी वाला, ये मिथाइल मिथाइल, कई बार बच्चों ऐसे बच्चों चकमा दे देता है वो मिथाइल 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 मिथाइल, इसका मतलब है ये वाला जो एटम है वो कायरल कार्बन एटम नहीं है, कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये मीजो नहीं होगा। बच्चों ई वाले में कोई कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, लेकिन इसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसलिए ई वाला आंसर नहीं होगा, आंसर होंगे ओनली बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। तो एक बार और देखें, ध्यान रखो डेली आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो बच्चों, 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। P4 प्लेन या सेंटर होना चाहिए, कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, और कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है तो वो होगा मीजो। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम एक और क्वेश्चन इसका करते हैं। देखिए, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, पहले अपन इस कंपाउंड को इस वाले फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, सॉल्यूशन, ये कंपाउंड लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखता हूँ CH3Cl CH3Cl और H। अब बच्चों नीचे वाले कायरल कार्बन में यहाँ 2 स्विच करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लिखूंगा तो CH3 को नीचे ले आया बच्चों में, CH3 को नीचे ले आया, तो नीचे लाने पर CH3 यहाँ आ गया, Cl यहाँ चला गया, एक और स्विच किया हॉरिजॉन्टल लाइन में तो 2, ऐसे स्विच कर दिया मैंने। ऐसे स्विच करने से यहाँ बना, अल्टीमेटली दोबारा देखो यहाँ से यहाँ करने में मैंने 2 स्विच करके लिखा है इसे। 2 स्विच करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। बताओ बच्चों इस कंपाउंड में क्या जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो बताइए बच्चों इसका अल्फा कितना होगा। अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो इसका अल्फा क्या होगा, 0, अल्फा 0। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री की जगह इसका एनेंशियोमर बन जाता, क्या बन जाता बच्चों, एनेंशियोमर बन जाता, तो एनेंशियोमर बन जाता तो इसका +52 है, तो एनेंशियोमर होता तो -52 डिग्री उसका स्पेसिफिक रोटेशन हो जाता। अब देखिए दोबारा से देख लीजिए, एक बार ये कंपाउंड इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों, इस वाले कार्बन में 2 स्विच करके मैंने इसके जैसे लिख लिया, मिथाइल को नीचे लिख लिया, एक स्विच करने पे मिथाइल नीचे आ गया, Cl यहाँ आ गया और Cl इधर चला गया सेकंड स्विच में। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो मीजो हो गया, मीजो हो गया तो अल्फा 0 हो गया। और आपको पता है अगर किसी कायरल कार्बन में 2 स्विच कर दें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। किसी भी लाइट के स्विच को अगर आप 2 बार दबाएंगे, अगर स्विच ऑन है तो ऑन ही रहेगा, स्विच ऑफ है तो ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका अल्फा क्या हो गया, 0।